मॉर्निंग बच्चों। एलन पब्लिक स्कूल नेठाना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईवीएस के चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, यानी कि कृत्रिम रेशे और प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर ऐसे फाइबर होते हैं बच्चों जो ह्यूमन द्वारा बनाए जाते हैं। व्हाट विल यू लर्न, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? यू विल लर्न अबाउट सिंथेटिक फाइबर, हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी कि जो कृत्रिम रेशे होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होते हैं, उनके गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। देयर टाइप, उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, सिंथेटिक फाइबर के फायदे और नुकसान के बारे में पढ़ेंगे। लेटर यू विल लर्न अबाउट प्लास्टिक एंड इट्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, और आखिर में हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में और प्लास्टिक का जो हमारे पर्यावरण पे प्रभाव पड़ता है उसके बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय। A material is a substance from which things are made, कि मटेरियल यानी कि सामग्री एक ऐसा पदार्थ होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके द्वारा चीजें बनाई जाती है। We use lots of material every day, कि हम रोजाना बहुत सारे मटेरियल्स का उपयोग करते हैं, बहुत सारी सामग्री का उपयोग करते हैं चीजों को बनाने के लिए। They might be hard, soft, flexible, waterproof और absorbent, कि जो चीजें हैं, जो मटेरियल्स जो है वो हार्ड भी हो सकते हैं बच्चों, सॉफ्ट भी हो सकते हैं बच्चों। फ्लेक्सिबल, हार्ड और सॉफ्ट यानी कि कठोर और नरम भी हो सकते हैं। फ्लेक्सिबल यानी कि ऐसे भी हो सकते हैं जिनको हम तोड़ मरोड़ सके। वाटर प्रूफ यानी कि वाटर को रोकने वाले भी हो सकते हैं, और वाटर एब्जॉर्बेंट यानी कि वाटर को सोखने वाले भी हो सकते हैं। ए पर्सन मेकिंग केयरफुली सेलेक्ट मटेरियल्स फॉर इट बाय पिकिंग द यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ ईच मटेरियल, कि जो पर्सन है, जो ह्यूमन है, वो अलग अलग तरह की जो मटेरियल्स है, अलग अलग तरह की सामग्री है, उनको ध्यानपूर्वक चुनता है, केयरफुली उनको चुनता है, और उनकी जो अलग अलग प्रॉपर्टीज है, उनके जो अलग अलग गुण धर्म है, उनकी मदद से अलग अलग चीजें हैं वो निर्माण करता है, उनको बनाता है। टुडे वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथिंग्स सच एज पैंट, शर्ट, कोट एटसेट्रा, कि आजकल हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, जैसे कि पैंट हो गई, शर्ट हो गए, कोट हो गए, और भी बहुत सारी चीजें। वेयर डू द रॉ मटेरियल्स फॉर दिस क्लॉथ कम फ्रॉम, कि जो हम कपड़े पहनते हैं उनके लिए कच्चा पदार्थ जो होता है, जो माल होता है जिनकी मदद से कपड़े बनते हैं, जो फैब्रिक्स जो होते हैं जिनकी मदद से हम ड्रेसिंग्स बनती है, वो कहाँ से मिलती है, कहाँ से बनती है, कहाँ से हम उन्हें प्राप्त करते हैं। आर सम ऑफ अवर क्लॉथ ऑब्जेक्ट सिंथेटिक, कि क्या हम कपड़े पहनते हैं उनके जो क्लॉथ्स के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो मटेरियल जो होता है वो सिंथेटिक होता है, और अगर सिंथेटिक होता है देन हाउ आर दे मेड, अगर सिंथेटिक होता है तो वो कैसे बनती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो मटेरियल जो है, हमारे जो कपड़े हैं, वो किस तरह से बनते हैं, हम उनके बारे में अभी इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। क्लॉथ्स ऑफ डिस्टेंट पार्ट वर मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक और लिविंग मटेरियल, कि जो पहले जो कपड़े थे बच्चों, वो ज्यादातर जो कपड़े थे वो लिविंग मटेरियल या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल से बनते थे, यानी कि जीवित सामग्री, जो पेड़ पौधे हो गए उनकी सामग्री, या एनिमल है उनकी सामग्री, उनके बाल से जो कॉटन के लिए और सिल्क के लिए, वूल के लिए जो एनिमल्स के बालों का उपयोग होता था, और कॉटन के लिए प्लांट्स का उपयोग होता था। इस तरह से जो मतलब क्लॉथ थे पहले जो थे वो ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक मटेरियल, कार्बनिक सामग्रियों से मिलकर बनते थे। Almost all synthetic fabrics and material used today are made from petroleum and natural gas, कि आजकल जितने भी हम सिंथेटिक फैब्रिक, सिंथेटिक कृत्रिम जो कपड़े यूज करते हैं, जो मटेरियल यूज करते हैं, जो कृत्रिम जो चीजें यूज करते हैं, वो ज्यादातर जो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस यानी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से मिलकर बनी हुई होती है। यू कैन फाइंड आउट बाय रीडिंग द लेबल सीन इन योर क्लोथ्स, कि जो हम कपड़े पहनते हैं बच्चों, उनमें एक लेबल जो होता है वो सिला गया होता है, साथ में उनके जो कपड़े का लेबल लगा हुआ होता है उसके ऊपर आप लिखा हुआ स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं, और आप पता लगा सकते हैं कि कपड़े हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं। ऑल द क्लॉथ दैट कम फ्रॉम अ स्टोर मस्ट हैव अ लेबल टू टेल यू व्हाट द मटेरियल वर यूज्ड टू मेक क्लॉथ, कि जो कपड़े, जो जितने भी कपड़े हम स्टोर से लेके आते हैं, दुकानों से लेकर आते हैं, तो उनके ऊपर एक लेबल होता है जो कि आपको बताता है कि कपड़े को बनाने के लिए किस किस सामग्री का उपयोग किया गया है, या फिर कपड़े को बनाने के लिए किस तरह की सामग्री को उपयोग में लिया गया है। वी हैव लर्नड अबाउट जूट एंड कॉटन इन क्लास 6, कि हमने जूट और कॉटन के बारे में क्लास 6 के अंदर पढ़ा था। दे आर नोन एज प्लांट फाइबर, कि उनको हम प्लांट फाइबर के नाम से जानते हैं, और प्लांट फाइबर को हिंदी में कहते हैं बच्चों प्लांट यानी कि पौधे, फाइबर यानी कि रेशे, यानी कि ऐसे रेशे जो पौधों से प्राप्त होते हैं।
इन क्लास 7th वी हैव लर्नड अबाउट वूल एंड सिल्क कि क्लास 7 में आपने पढ़ा वूल और सिल्क के बारे में। दे आर कॉल्ड एनिमल फाइबर, उनको हम एनिमल फाइबर कहते हैं क्योंकि वो एनिमल से बनते हैं। कलेक्टिवली वी कैन से दैट जूट, कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर कि कॉटन को, जूट को, वूल को और सिल्क को हम संगठित रूप से अगर एक नाम दे तो हम उनको कह सकते हैं नेचुरल फाइबर यानी कि प्राकृतिक रेशे। अब स्किल यू विल यूज कि स्किल जो आप यूज करेंगे, एलिमेंट्री आइडिया अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, तो हम यहाँ पे हम पढ़ेंगे इनके बारे में कि आइडिया कैसे लगाए कि सब्सटेंस है वो नेचुरल है या फिर कृत्रिम यानी कि सिंथेटिक है। और नॉलेज ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जो पदार्थ है वो बायोडिग्रेडेबल है यानी कि मिट्टी के अंदर डिकम्पोज होते हैं, मिट्टी में घुल जाते हैं, और कौन सी है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है यानी कि मिट्टी में को है वो इस टाइप से घुलते नहीं है, मिट्टी में डिकम्पोज नहीं होते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे कि ऑल नेचुरल फाइबर आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक विच आर फर्दर यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स कि जो जितने भी प्राकृतिक रेशे होते हैं जो फैब्रिक यानी कि कपड़ों को बनाने में उपयोग में लिए जाते हैं, उनका आगे हम उपयोग करके हम जो डेली कपड़े पहनते हैं, डेली क्लॉथ पहनते हैं, उनके जो है निर्माण किया जाता है, जो क्लॉथ है उनको बनाया जाता है। नेक्स्ट टू फूड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड फॉर ह्यूमन बींग्स इज क्लोथिंग कि खाने के अलावा यानी कि सबसे जरूरतमंद जो चीज है हमारे जीने के लिए वो है खाना, और खाने के बाद में जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है बच्चों कपड़े यानी कि क्लोथिंग। इट इज नॉट ओनली दैट क्लोथ्स आर अ पार्ट ऑफ अवर मोरल कोड एंड डिसेंसी, दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर, एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड द क्लाइमेट कि आप सब जानते हैं कि बच्चों हम कपड़े पहनते हैं इसलिए पहनते हैं जो कि हमारी जो नैतिक या मोरल हमारा कोड है, जो नैतिक हमारी जो ड्रेस है उसके बारे में दर्शाते हैं, और डिसेंसी के बारे में बताते हैं, शिष्टता यानी कि डिसेंसी के बारे में बताते हैं। डिसेंसी होती है बच्चों शिष्टता, मोरल कोड के बारे में बताते हैं कि हम लोग ये समझते हैं कि जो कपड़े हैं वो हमारी शिष्टता के बारे में बताते हैं और जो मोरल कोड है उनके बारे में बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। इसी के साथ साथ जो कपड़े हैं वो हमें एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी कि बहुत ज्यादा अगर तापमान हो और जो क्लाइमेट चेंज होता है, जो क्लाइमेट के अंदर जो वेदर में जो चेंज होता है उससे भी हमें और हमारे शरीर को बचा के रखते हैं। इट इज नेसेसरी फॉर अस टू एक्वायर नॉलेज अबाउट आर्टिफिशियल फाइबर कि ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि हम आर्टिफिशियल जो फाइबर है, सिंथेटिक जो फाइबर है, उनके बारे में नॉलेज प्राप्त करें, उनके बारे में जानें। वेदर दे आर हार्मफुल और बेनिफिशियल टू फॉर अस कि चाहे वो हमारे लिए हार्मफुल हो, चाहे वो हमारे लिए यूजफुल हो या फिर बेनिफिशियल हो, लाभदायक हो, हमें इन सब के बारे में जानना चाहिए, उन सभी के बारे में पता करना चाहिए। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों हम कि फर्दर मोर these fiber are used for making ropes, bed sheet, sofa cover, fishing nets, carpets, sail for boats and variety of other article of daily use कि बाद में जो ये फाइबर है बच्चों, जो रेशे जो है उनकी मदद से हम रस्सियां बनाना शुरू कर दी, हम लोगों ने रस्सियां बनानी शुरू कर दी, बेडशीट जो बेड की चादर होती है उसको बनाना शुरू कर दिया, और सोफे के जो कवर है उसको बनाना शुरू कर दिया, फिशिंग के लिए जो नेट उपयोग में लिए जाते हैं, जो जाल उपयोग में लिए जाते हैं उनका बनाना शुरू कर दिया, कारपेट यानी कि चटाइयां बनानी शुरू कर दी, सेल्स फॉर बोट की बोट्स जो होती है, जो नाव जो होती है उनके लिए सेल्स बनाना शुरू कर दिया। सेल्स को हिंदी में कहते हैं बच्चों पाल यानी कि जो नाव के ऊपर कपड़ा लगा हुआ होता है उसको। और वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज और अलग अलग तरह की जो आर्टिकल्स है, जो चीजें हैं जो हम डेली यूज में लेते हैं, रोजाना उपयोग में लेते हैं, उनको बनाने के लिए हमने फाइबर का उपयोग करना शुरू कर दिया। However, the demand for the fiber and the fabric is so large that natural fiber are insufficient to fulfill it कि इसके कारण जो डिमांड है, जो मांग है फाइबर की, फैब्रिक की, और जो मतलब रेशों और कपड़ों की, वो बहुत ज्यादा हो गई। और जो नेचुरल फाइबर थे बच्चों संख्या में इतने ही थे, उनका नंबर इतना ही था कि वो थोड़े बहुत जो डिमांड है उसको पूरा कर सके, लेकिन ज्यादा डिमांड के कारण जो नेचुरल फाइबर है उनकी जो मांगे हैं वो इतनी ज्यादा हो गई कि वो उसको फुलफिल करने में, उसको पूरा करने में इनसफिशिएंट हो गए। यानी कि इनसफिशिएंट का मतलब होता है बच्चों हिंदी के अंदर कि वो उनको पूरा करने में सक्षम नहीं रहे, उनको पूरा नहीं कर सके। टू मीट दिस डिमांड
साइंटिस्ट हैव डेवलप आर्टिफिशियल फाइबर, कि इस मांग को पूरा करने के लिए, इस मांग से निपटने के लिए जो साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक है, उन्होंने आर्टिफिशियल फाइबर यानी कि कृत्रिम रेशों का विकास किया, डेवलप किया उनको, यूजिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड कोल एज रॉ मटेरियल, और उनका उपयोग किया। किसका उपयोग किया बच्चों इनको बनाने के लिए? जो पेट्रोलियम के जो पदार्थ होते हैं, पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट होते हैं, उनका उपयोग किया, और कोल का यानी कि कोयला का उपयोग किया कच्चे मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल के रूप में, और आर्टिफिशियल जो फाइबर है, जो कृत्रिम जो रेशे हैं, उनको डेवलप किया, उनको बनाया। These artificial fiber are commonly called synthetic fiber और man-made fiber, कि जो ये आर्टिफिशियल जो फाइबर होते हैं बच्चों, उनको हम सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर भी कहते हैं, यानी कि कृत्रिम रेशे भी कहते हैं इनको, और मानव द्वारा जनित यानी कि मैन मेड फाइबर्स भी इनको कहते हैं। देन व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर, की सिंथेटिक फाइबर होते क्या है बच्चों, उसके बारे में पढ़ते हैं। बिफोर वी आंसर द क्वेश्चन लेट अस कंसीडर सम सिंपल एग्जांपल, कि इनके जो आंसर है उससे पहले बच्चों हम कुछ एग्जांपल के बारे में जानते हैं, सिंथेटिक फाइबर के बारे में जानते हैं कि किस टाइप के जो सिस्टम है इनका, किस टाइप का इनकी चेन होती है, किस टाइप की इनकी स्ट्रक्चर होती है, उसके बारे में पता करते हैं। यहाँ पे फिगर 3.1 में शो किया है बच्चों, पेपर क्लिप्स एंड बीड्स जॉइनिंग टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन, की जो बीड्स है, जो कड़ियां हैं छोटी छोटी, और पेपर की जो क्लिप होती है बच्चों, उनको यूज करके एक लंबी चेन बनाई हुई है। यहाँ पे बीड्स को देखते हैं और यहाँ पर पेपर क्लिप को आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनको एक बड़ी लंबी चेन में बनाया गया है। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइनिंग विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड इन 3.1, यानी कि यहाँ पे 3.1 में आप देख सकते हैं कि एक यूनिफॉर्म यानी कि एक ऐसा जो पैटर्न बनाया गया है बच्चों, इसके अंदर जो आप देख रहे हैं 3.1 के अंदर नेकलेस बनाया गया है, अलग अलग बीड्स को, अलग अलग कड़ियों को जोड़कर आपसरी में एक धागे की मदद से, और एक ऐसा अलग सा एक यूनिक जो है वो पैटर्न बनाया गया है। Or try to join a number of paper clips together to make a long chain as in figure 3.1b, कि आप 3.1b में देख सकते हैं कि पेपर क्लिप्स है, उनको आपस में जोड़कर एक लंबी मतलब नंबर में जोड़कर एक मतलब 2 या 2 से अधिक जो होती है पेपर क्लिप्स, उनको आपस में जोड़कर एक लंबी चेन का जो है निर्माण किया गया है। आप इस पे देख सकते हैं। इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन टू, क्या इन दोनों के बीच में कोई समानता है, कोई सिमिलरिटी है? इन बोथ द केसेस दे फॉर्म ए लॉन्ग चेन, कि आप देख सकते हैं इन दोनों केसेस में ए और बी में ये दोनों मिलकर एक लंबी श्रृंखला, एक लंबी चेन का निर्माण करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ए सिंपल थिंग, कि छोटी छोटी जो साधारण चीजें हैं, एक पेपर क्लिप के उपयोग से एक पेपर क्लिप से अलग अलग मतलब चीजें किस तरह से यहाँ पे बनाई गई है, कि आप देख सकते हैं एक पेपर क्लिप को आप पेपर को रखने के लिए उपयोग में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी पेपर क्लिप्स को यूज किया है, सिंपल जो पेपर क्लिप्स है उसको यूज किया है, एक सिंगल यूनिट को यूज करते हुए, और उनको आपस में जोड़कर एक बड़ी सारी यूनिट बनाई है, एक बड़ी सारी लंबी चेन बनाई है। सच एज अ बीड और अ पेपर क्लिप, कि जैसे कि आपने पहले में देखा बीड के उपयोग से और दूसरे में देखा आपने पेपर क्लिप के उपयोग से। केमिस्ट बाय द केयरफुल एक्सपेरिमेंट हैव फाइंड आउट द नेचुरल फाइबर आर मेड फ्रॉम सिंपल केमिकल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर, कि जो केमिस्ट जो है, जो रासायनिक जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं, जो रसायन संबंधित पता करते हैं, जो केमिस्ट कहलाते हैं, उन्होंने ध्यानपूर्वक केयरफुली एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग कर कर पता लगाया कि जो नेचुरल फाइबर होते हैं, जो प्राकृतिक जो रेशे होते हैं, वो सिंपल यानी कि छोटे छोटे केमिकल मॉलिक्यूल यानी कि छोटे छोटे केमिकल के जो रसायन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कण होते हैं, उनकी मदद से मिलकर के एक नेचुरल फाइबर यानी कि प्राकृतिक रेशे हैं वो बनते हैं। और उन छोटे छोटे जो केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे नेचुरल फाइबर का निर्माण होता है, उन छोटे छोटे नेचुरल मॉलिक्यूल्स को हम केमिकल मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं मोनोमर्स, यानी कि एकलक। हिंदी में इनको कहते हैं एकलक और इसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोमर। द वर्ड मोनोमर कम फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड मोनो विच मीन मोनो मीनिंग वन एंड मर मीनिंग यूनिट, कि जो मोनोमर जो शब्द है बच्चों, वो ग्रीक जो लैंग्वेज है उसके 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो मोनो जिसका मीनिंग होता है वन, और मर जिसका यूनिट होता है यूनिट यानी कि एकत्रित यानी कि संगठन, यानी कि एक लग इसको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इसको मोनोमर मैंने आपको बताया है कि कहते हैं।
सो ए मोनोमर इज ए सिंपल यूनिट ऑफ ए गिवन केमिकल मॉलिक्यूल, कि एक जो केमिकल का जो मॉलिक्यूल होता है, जो रसायन का जो मॉलिक्यूल होता है, एक अणु होता है रसायन का, वो मोनोमर उसकी एक सिंपल यूनिट होती है। एक ऐसी जो सिंपल से सिंपल, एक साधारण से साधारण एक यूनिट होती है। एक सिंपल मतलब एक, जैसे आपने ऊपर एग्जांपल में आपको मैं समझा देता हूँ, जैसे आपने बीड से एक पूरी लंबी चेन बन के देखी है यहाँ पर, कि पूरी जो चेन है यहाँ पे बनी हुई है, लेकिन एक जो सिंगल इसका जो हमारा बीड है, जो उसको अगर हम अलग कर दे तो हम उसको मोनोमर कहेंगे, और ये सारे मिलकर एक जो चेन का जो निर्माण कर रहे हैं उसको हम पॉलीमर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप आगे पढ़िए कि फॉर एग्जाम्पल द मोनोमर इन द नेचुरल फाइबर कॉटन इज सिंपली मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा नेचुरल फाइबर जो होता है, प्राकृतिक रेशे जो होते हैं कॉटन के यानी कि कपास के, उसके अंदर जो सिंपल जो अणु होते हैं, जो साधारण अणु होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, वो ग्लूकोज के होते हैं। उन यानी कि कॉटन के अंदर जो मोनोमर जो यूनिट होती है वो ग्लूकोज की होती है। However, in all natural fiber, the monomer joining in a large number to form a long chain of molecules called polymer, कि जो सभी जो नेचुरल फाइबर होते हैं, प्राकृतिक जो रेशे होते हैं, उनके अंदर मोनोमर्स जो इकाई होती है, जो मोनोमर जो यूनिट होती है, वो एक लार्ज नंबर में यानी कि बड़ी संख्या में मिलकर एक चेन ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि अणुओं की एक श्रृंखला बनाती है, एक ऐसी चेन बनाती है जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। आप फिगर में समझ सकते हैं। द वर्ड पॉलीमर कम्स आउट फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट, कि जो पॉलीमर जो शब्द है बच्चों, वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और मर। पॉली का मीनिंग होता है बच्चों मैनी यानी कि बहुत, और मर का यूनिट होता है, जो मतलब होता है वो यूनिट होता है। सो ए पॉलीमर कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स contain molecules of same substance joined together to form a large chain or bigger molecule, कि हम पॉलीमर किसको कहेंगे बच्चों? पॉलीमर ऐसा जो सब्सटेंस होता है, एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल या चेन होती है जिसके अंदर छोटे छोटे सेम सब्सटेंस जो है मिलते हैं, यानी कि छोटे छोटे सेम सब्सटेंस मिलकर एक लंबी चेन या फिर बड़े अणु का निर्माण करे तो हम उसको पॉलीमर कहेंगे, और जो छोटे छोटे सेम सब्सटेंस होते हैं उनको हम मोनोमर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉलीमर ऑफ नेचुरल फाइबर कॉटन इज सेल्यूलोज, कि आप जानते हैं कि जो कॉटन जो हमारा नेचुरल फाइबर है, जो कपास हमारा प्राकृतिक जो रेशे हैं कॉटन के, उनकी जो मोनोमर जो इकाई है, मोनोमर जो यूनिट है, वो होती है बच्चों ग्लूकोज। और ग्लूकोज की बहुत सारी जो लाइनें हैं, जो बहुत सारे नंबर में आपस में मिलकर एक चेन का निर्माण करते हैं जिसको हम कहते हैं सेल्यूलोज। तो कॉटन का जो पॉलीमर होगा वो सेल्यूलोज कहलाएगा। इट इज मेड ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर ऑफ ग्लूकोज, कि ये जो है मोनोमर यानी कि एक लग के मोनोमर ग्लूकोज के एक लंबी चेन से मिलकर बनता है। द नेचुरल फाइबर और पॉलीमर इन आर प्लास्टिक इन नेचर, कि जो नेचुरल फाइबर जो होते हैं, प्राकृतिक जो रेशे होते हैं, और जो पॉलीमर्स होते हैं वो नेचर यानी कि प्रकृति में प्लास्टिक होते हैं। सच दैट दे कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप, कि इसके कारण जो हमारे पॉलीमर्स जो है वो प्लास्टिक के नेचर के होते हैं, और जिसके कारण वो अलग अलग शेप, अलग अलग आकृतियों में मोड़े जा सकते हैं, अलग अलग जो आकृतियां हैं उनसे बनाई जा सकती है। द प्रॉपर्टी by virtue of which substance can be molded into various form is called plasticity, यानी कि प्लास्टिसिटी क्या होता है बच्चों? कि प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, कि जो ऐसी प्रॉपर्टी सब्सटेंस की जिसकी मदद से, बाय वर्च्यू ऑफ यानी कि जिसकी मदद से जो सब्सटेंस है वो अलग अलग जो फॉर्म्स है, अलग अलग जो आकृतियां हैं उसमें उसको ढाला जा सके, उसमें उसको फोल्ड किया जा सके, उसमें उसको हम अगर चेंज कर सके अलग अलग फॉर्म्स में, तो हम उस जो प्रॉपर्टी है उसको हम प्लास्टिसिटी बोलेंगे। वेयर इज द सब्सटेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड प्लास्टिक, यानी कि बच्चों एक ऐसा सब्सटेंस जिसको हम अलग अलग जो रूप है, अलग अलग जो फॉर्म है उसमें ढाल दें तो उसकी प्रॉपर्टी को तो हम बोलेंगे प्लास्टिसिटी, और उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे प्लास्टिक। तो अब हम पढ़ते हैं आगे कि केमिस्ट हैव लर्न टू मेक डुप्लीकेट नेचुरल फाइबर, कि जो केमिस्ट है उन्होंने डुप्लीकेट यानी कि नकली जो होते हैं या फिर ऐसे नेचुरल फाइबर को बनाना सीख लिया है जो प्रकृति से हमें नहीं मिलते हैं, और हम उनको ह्यूमन के द्वारा लैब के अंदर बना सकते हैं। डुप्लीकेट नेचुरल फाइबर उनको हम बोलते हैं कि केमिस्ट ने उनको बनाना सीख लिया है कि किस तरह से उनको बना सकते हैं। दे हैव लर्न टू कंबाइन simple molecules monomer in a long chain of a bigger molecule polymer
एज सो टू फॉर्म एन आर्टिफिशियल फाइबर। कि जो साइंटिस्ट है, जो केमिस्ट है, उन्होंने क्या सीखा बच्चों कि अगर हम मोनोमर यानी कि जो सिंपल जो मॉलिक्यूल होते हैं, सिंपल जो अणु होते हैं, उनको अगर जोड़ दें इनटू अ लॉन्ग चेन, एक लंबी कड़ी में, एक लंबी चेन में ऑफ अ बिगर मॉलिक्यूल पॉलीमर सो एज टू फॉर्म एन आर्टिफिशियल फाइबर। कि हम क्या करते हैं बच्चों की जो साइंटिस्ट है, जो केमिस्ट है, उन्होंने क्या सीखा कि अगर हम मोनोमर्स के जोड़कर पॉलीमर बना दें, यानी कि मोनोमर्स की छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल, एक बड़ा अणु बना दे, एक बड़ी लंबी चेन बना दे, और उसको हम आगे जोड़ जोड़कर जो है हम फाइबर बना सकते हैं। और इसी तरह से जो है उन्होंने मैन मेड फाइबर यानी कि सिंथेटिक फाइबर का आविष्कार किया। दिस आर्टिफिशियल फाइबर आर सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर। की जो फाइबर नेचुरल फाइबर जो होते हैं, उनके जो डुप्लीकेट होते हैं, लेकिन वो नेचर से प्राप्त नहीं होते और उनको लैब में तैयार किया जाता है, उनको हम आर्टिफिशियल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर या फिर मैन मेड फाइबर कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच आर्टिफिशियल फाइबर आर मेड फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है बच्चों जिसके अंदर सिंपल सिंपल जो मोनोमर्स होते हैं, सिंपल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको जोड़कर पॉलीमर बनाते हैं और पॉलीमर्स की मदद से आर्टिफिशियल फाइबर बनाते हैं। तो ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर आर्टिफिशियल फाइबर सिंपल मॉलिक्यूल से बनाए जाते हैं, उनको हम पॉलीमराइजेशन यानी कि बहुलकीकरण कहते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों हम। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, डेफिनेशन जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले आते हैं बच्चों मोनोमर के बारे में। मोनोमर क्या होता है बच्चों? द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल इन पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। की जो पॉलीमर की जो एक इकाई है, जो सिंपलेस्ट जो मॉलिक्यूल है उसका, साधारणतम जो सिंपलेस्ट जो अणु है उसका, उसको हम मोनोमर कहेंगे। पॉलीमर क्या होता है बच्चों? द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड पॉलीमर। कि पॉलीमर एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा पदार्थ है जो छोटे छोटे मोनोमर्स जो होते हैं उनको अगर हम बड़ी संख्या में जोड़ दें, कंबाइन कर दें, तो वो मिलकर एक पॉलीमर का निर्माण करेंगे, एक बहुलक का निर्माण करेंगे। अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिक के बारे में। अ मटेरियल विच कैन बी इजीली मोल्डेड इनटू वेरियस फॉर्म इज कॉल्ड प्लास्टिक। कि प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा पदार्थ है बच्चों जिसको हम अलग अलग शेप है, अलग अलग जो आकृतियां हैं उसमें हम मोड़ सकें, उसको उसमें ढाल सकें। प्लास्टिसिटी क्या होता है बच्चों? प्लास्टिसिटी एक ऐसा गुणधर्म होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस फॉर्म इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। की प्लास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से जो पदार्थ है उनको हम एक फॉर्म से, एक रूप से दूसरे रूप में डाल सके, एक शेप से दूसरी शेप उसको हम दे सके, उसको जो शेप है, उसकी जो आकृति है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में डाल सके। तो हमने 4 डेफिनेशन पढ़ी, चारों ही बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब हम पढ़ेंगे 3.3 यानी कि टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बच्चों पढ़ेंगे रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क के बारे में। रेयन यानी कि बच्चों आर्टिफिशियल सिल्क। कि आपने देखा था कि सिल्क जो होता है वो नेचुरल फाइबर होता है, और अगर हम उसको आर्टिफिशियली तैयार करें तो हम उसको बोलेंगे रेयन यानी कि आर्टिफिशियल सिल्क। You have learnt in class 7 that the silk was discovered in China and was kept a closely guarded secret for a long time। कि आपने क्लास 7 में पढ़ा था कि जो चाइना है, जो देश है, चाइना देश, उसके अंदर जो सिल्क का जो है आविष्कार हुआ था, और उसका जो सीक्रेट है बच्चों बहुत साल, मतलब बहुत एक लंबे समय के लिए, एक लंबे टाइम तक उसको सीक्रेट रखा गया था। उसको जो किसी को उन्होंने बताया नहीं था कि एक सिल्क नाम का फैब्रिक होता है, वो इस तरह से बनाया जाता है, उसकी जो प्रोसेस है वो किसी को नहीं बताई गई थी। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर वेरी कॉस्टली। कि जो कपड़े जो सिल्क की मदद से बनते थे उस टाइम पर, वो बहुत ही कीमती, जो बहुत ही कॉस्टली होते थे, यानी कि बहुत ही महंगे होते थे। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर सिल्क फैसिनेटिंग एवरीबॉडी। कि जो सिल्क का जो होता था ब्यूटीफुल टेक्सचर जो होता था, उसका जो उसकी जो शेप होती थी, उसका जो साइज होता था, वो इतना ज्यादा खूबसूरत होता था, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल होता था बच्चों कि वो हर एक का जो मन है वो मोह लेता था, हर एक को आकर्षित कर लेता था अपनी ओर। उसको आकर्षित, यानी कि आकर्षित का मतलब होता है बच्चों अट्रैक्ट करना, एक चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता था। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। कि बहुत सारे प्रयास किए गए कि हम सिल्क को है आर्टिफिशियली तैयार कर लें, ताकि उसका जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाए
और जो सिल्क है वो इजीली हमें प्राप्त हो जाए। इसके लिए बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए। टुवर्ड द एंड ऑफ 19th century, scientists were successfully in obtaining a fiber having properties similar to that of the silk। कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने 19th सेंचुरी यानी कि 19वीं सदी में एक सफलता प्राप्त की। उन्होंने एक फाइबर का निर्माण किया, एक ऐसी रेशे का निर्माण किया जिसकी जो प्रॉपर्टीज है, जिसके जो गुणधर्म है वो सिल्क से मिलते जुलते थे। सच अ फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। कि जो ऐसा जो फाइबर है उसका निर्माण वुड पल्प जो होता है उसके केमिकल ट्रीटमेंट यानी कि उसके रासायनिक जो ट्रीटमेंट है उसकी मदद से किया गया। वुड पल्प होता है बच्चों लकड़ी की जो लुगदी होती है उसकी मदद से जो थे उनके जो लकड़ी की जो लुगदी होती है, जो पल्प होता है, उसके केमिकल ट्रीटमेंट से एक ऐसा फाइबर का निर्माण किया गया जिसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिल्क से मिलती जुलती थी। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क। और इसी फाइबर को रेयन कहा गया या फिर आर्टिफिशियल सिल्क है वो कहा गया। द रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ रेयन इज प्योर कॉटन वुड और वुड सेल्यूलोज। कि जो कच्चा जो पदार्थ होता है रेयन को बनाने के लिए, रेयन के प्रोडक्शन के लिए जो कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है वो प्योर कॉटन यानी कि शुद्ध कपास या फिर वुड सेल्यूलोज यानी कि जो लकड़ी का जो लुगदी होती है, सेल्यूलोज होता है, उससे मिलकर उसका उपयोग लिया जाता था ताकि हम रेयन बना सके। रेयन इज sometime called regenerated fiber because it is produced by modifying the natural fiber। कि रेयन को हम रीजनरेटेड फाइबर यानी कि एक ऐसा फाइबर होता है जिसको दोबारा बनाया जाए, यानी कि एक रीजनरेटेड फाइबर कह सकते हैं रेयन को, क्योंकि जो रेयन है वो नेचुरल फाइबर को मॉडिफाई करके नेचुरल फाइबर में सुधार करके उसका केमिकल ट्रीटमेंट करके बनाया गया है। इसके लिए हम इसको रीजनरेटेड फाइबर कहते हैं। Rayon is not an truly artificial fiber because its raw material is a natural fiber। जो रेयन होता है बच्चों वो एक ट्रूली आर्टिफिशियल फाइबर नहीं है, यानी कि एक सच्चा जो होता है, एक शुद्ध आर्टिफिशियल यानी कि शुद्ध कृत्रिम रेशे जो नहीं है, शुद्ध आर्टिफिशियल फाइबर हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि जो इसका कच्चा पदार्थ है, जो इसकी सामग्री है वो एक नेचुरल फाइबर है यानी कि प्राकृतिक रेशा है, या फिर वुड जो होती है नेचुरल होती है और जो कॉटन होता है वो नेचुरल होता है, इसलिए इसको हम ट्रू आर्टिफिशियल फाइबर नहीं कह सकते। However, for all the practical purposes, it is included into man-made fiber और synthetic fiber। लेकिन जितने भी प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग के लिए अलग अलग जो चीजें की जाती है, उनके अंदर जो रेयन है आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड या फिर सिंथेटिक फाइबर के अंदर, उसकी सीरीज के अंदर, उसकी श्रेणी के अंदर लाया जाता है, यानी कि उसको हम सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर इसीलिए इसको कहते हैं। रेयन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द नेचुरल फाइबर इन फॉलोइंग स्टेप। कि रेयन को नेचुरल फाइबर से जो अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमें जो निम्न स्टेप है उनको फॉलो करना होगा। सबसे पहले है प्योर कॉटन और सेल्यूलोज इज सोक्ड इन 30% सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा फॉर 3 आवर्स। कि सबसे पहले जो कॉटन होता है बच्चों या फिर सेल्यूलोज होता है उसको कास्टिक सोडा के 30% सॉल्यूशन में 3 घंटे के लिए भिगोकर उसके अंदर रखा जाता है। The caustic soda solution is then removed and the product is gently warmed with carbon disulfide and the product so formed is called cellulose xanthate। कि जो कास्टिक सोडा को अगर हम उसके 3 घंटे के बाद में हटाते हैं, उसके बाद में जो प्रोडक्ट है, जो चीज बनती है, उसको हम हल्का सा मतलब साफ सुथरे तरीके से ध्यान रखते हुए कार्बन डाइसल्फाइड एक गैस होती है बच्चों CS2, उसके अंदर उसको वार्म किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है, जो प्रोडक्ट का निर्माण होता है, उसको हम बोलते हैं सेल्यूलोज xanthate। सेल्यूलोज xanthate इज अगेन डिसॉल्व्ड इन कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। कि जो सेल्यूलोज xanthate हम बनाते हैं CS2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से गर्म करके कास्टिक सोडा को हटाने के बाद में उसको हम बाद में फिर से कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, उसमें उसको घोलते हैं, उसके अंदर सोख के रखते हैं, उसके अंदर सोख कर देते हैं। When it's form another product commonly called viscous solution। कि उसके बाद में जो सेल्यूलोज xanthate जो हमने बताया था पिछली प्रोसेस में बना था, उसको कास्टिक सोडा में रखने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसको हम ज्यादातर विस्कस सॉल्यूशन कहते हैं। दिस सॉल्यूशन इज केयरफुली फिल्टर्ड टू रिमूव एनी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज।
कि जो ये फिल्टर का ये जो सॉल्यूशन बनता है आखिरी में, उसको हम ध्यानपूर्वक ध्यान के साथ में फिल्टर करते हैं, ताकि इसके अंदर अगर ऐसी इम्प्योरिटी हो जिसको कास्टिक सोडा में जो नहीं घुली हो, यानी कि इनसोल्यूबल जो इम्प्योरिटी है, उसको हम रिमूव कर सकें। The viscous solution is slowly passed through an spinerated place in a bath of dilute sulfuric acid। कि जो विस्कस जो सॉल्यूशन होता है उसको हम बाद में एक तरीके से हम उसको गुजारते हैं, जिसको यहाँ पे बताया गया है पास थ्रू ए स्पिनरेट प्लेस्ड इन द बाथ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। कि स्पिनर की मदद से, मतलब एक स्पिनरेटेड प्लेस एक ऐसा हो गया बच्चों कि एक स्पिनर होता है जो एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि डाइल्यूट H2SO4 जो लिक्विड होता है, जो एसिड होता है, उसके अंदर एक स्पिनर रखा हुआ होता है और उसके स्पिनर से इस विस्कस सॉल्यूशन को धीरे धीरे पास आउट किया जाता है। द विस्कस आर डन टू फॉर्म ए वेरी फाइन फिलामेंट। कि जो विस्कस सॉल्यूशन होता है वो बहुत ही धीरे धीरे, मतलब उसका जो शेप है, जो आकृति है, उसकी जो मटेरियल है जो विस्कस सॉल्यूशन का, वो धीरे धीरे हार्ड होने शुरू हो जाता है, कठोर होना शुरू होता है और निर्माण करता है वेरी फाइन फिलामेंट का। वेरी फाइन फिलामेंट यानी कि बच्चों जो छोटे छोटे, मतलब बिल्कुल पतले पतले रेशों का निर्माण करता है। एंड देन द फिलामेंट इज देन बाउंड ऑन ए स्पूल। कि जो फिलामेंट है, जो रेशे हैं, उनको बाद में एक स्पूल की मदद से उसके ऊपर लपेटा जाता है और इस तरह से जो है वो रेयोन का निर्माण किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्पिनर, जो बाइंडिंग स्पूल है, यहाँ पर ये स्पिनरेट, यहाँ से एक स्पिनर है जो घूमता रहता है और यहाँ से जो इसका सॉल्यूशन इसमें डाला जाता है और घूमने रहने की वजह से इसका ये जो है धीरे धीरे हार्ड होता है और हार्ड होने के बाद में एक जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलामेंट के रूप में बदल जाता है और बाद में इसको लपेट लिया जाता है और जो रेयोन है उसका निर्माण हो जाता है। ये टब यहाँ पे दिखाया गया है जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं यूजेज ऑफ रेयोन की। रेयोन के क्या क्या यूजेज है, क्या क्या उसके उपयोग में हम किस तरह से रेयोन को ले सकते हैं। द फिलामेंट ऑफ रेयोन कैन बी वोवन लाइक अदर नेचुरल फाइबर। कि जो फिलामेंट ऑफ रेयोन है, जो रेयोन के जो रेशे हैं, उनको हम अलग अदर जो नेचुरल फाइबर होते हैं, जो दूसरे जो प्राकृतिक जो फाइबर है, उनकी तरह हम उनको सील सकते हैं, उसकी तरह हम उनको बुन सकते हैं। दे हैव अ फील एंड टेक्सचर ऑफ नेचुरल सिल्क। कि जो उनके जो रेयोन होता है उसके अंदर एक नेचुरल सिल्क जो होती है, जो प्राकृतिक जो सिल्क होती है, उसी जैसा फील होता है, उसी जैसा उसका दिखने में वो टेक्सचर जो है उसका उसी तरह का होता है। फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ रेयोन। की जो रेयोन के जो यूजेस है वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले आता है लॉन्ग फिलामेंट ऑफ रेयोन आर यूज्ड फॉर मेकिंग रीइंफोर्स्ड ऑटोमोबाइल टायर्स। कि जो लंबे जो फिलामेंट होते हैं, रेशे होते हैं रेयोन के, वो ऑटोमोबाइल जो होते हैं, हमारे साधन जो होते हैं, उनके जो टायर जो होते हैं उनके निर्माण में किया जाता है। यानी कि लंबे रेशों का उपयोग टायर बनाने में किया जाता है। रेयोन फिलामेंट आर ब्लेंडेड विद वूल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कारपेट। कि जो रेयोन के जो फिलामेंट होते हैं, जो रेशे होते हैं, उनको वूल होती है, जो ऊन जो होती है, उनके साथ ब्लेंड किया जाता है, उनके साथ मिक्स किया जाता है, ताकि हम कारपेट का जो है निर्माण कर सके, कारपेट को बना सके, चटाइयों को बना सके। और नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ते हैं इसका थर्ड यूज। ये थर्ड यूज है बच्चों, रेयोन फिलामेंट आर ब्लेंडेड विद कॉटन टू मेक स्मूथ सिल्की क्लॉथ विच कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग बेडशीट। कि जो रेयोन के जो रेशे होते हैं वो कॉटन के साथ मिलकर एक स्मूथ सिल्की क्लॉथ का निर्माण करते हैं। एक ऐसी सिल्की क्लॉथ का निर्माण करते हैं जो बिल्कुल स्मूथ होता है, बिल्कुल चिकना होता है, जिसको हम बाद में मेकिंग बेडशीट यानी कि बेडशीट बनाने के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं टायर और बेडशीट की पिक्चर भी यहाँ पे शो की गई है रेयोन के से। ये जो है तीनों फिगर 3.3 में दिखाए गए हैं, दोनों चीजें ये रेयोन के ही प्रोडक्ट है। तो बच्चों चैप्टर का एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे नायलॉन के बारे में और अदर टाइप्स के बारे में। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता का कहा माने और होमवर्क है वो रेगुलरली करते रहें।